गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कल ये पढ़ रहे थे 5 जगत पद्धति के मूल लक्षण, जिसमें हम लोगों ने कोशिका संरचना की जटिलता और शारीरिक संगठन की जटिलता के बारे में पढ़ा था डिटेल में। अब यहाँ पर पोषण विधियाँ हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो किस लक्षण के आधार पर 5 जगत पद्धति का वर्गीकरण बनाया गया, इसमें एक है पोषण विधियाँ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पोषण विधियों में देखिए 2 तरह का न्यूट्रिशन होता है, एक स्वपोषी एक विषमपोषी, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। स्वपोषी पौधे होते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। हेटरोट्रॉपिक ये उनमें इस तरह की क्रियाएं नहीं होती हैं और ये दूसरे पर डिपेंड करता है, नहीं पौधों पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए विषमपोषी है। अब विषमपोषी को कई पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है ऑब्लिगेट पैरासाइट, पूर्ण परजीवी। पूर्ण परजीवी वो है जिसके कोई विकल्प जिसके पास ना हो, अविकल्पी परजीवी हो कह लीजिए। यानी अगर जिस पोषक पद पर वो निर्भर है, अगर वो पोषक का अंत हो गया तो इस परजीवी का भी अंत हो जाएगा, क्योंकि ये बिना उसके रह नहीं पाता, उसी से ही भोजन प्राप्त करता है। दूसरा होता है विकल्पी परजीवी, ऐसा परजीवी जिसके पास विकल्प होता है, यानी कि वो कुछ ऐसे परजीवी होते हैं जैसे वो जो कुछ सड़े गले पदार्थ से भी भोज्य पदार्थ ले सकते हैं, और आवश्यकता पड़ी तो परजीवी से भी लोग अपना भोज्य पदार्थ ले सकते हैं। ठीक है, उसे फैकल्टेटिव पैरासाइट के नाम से जाना जाता है। तीसरा है सैप्रोफाइट्स, हमने बताया मृतोपजीवी, ऐसे जो जीव अपना भोज्य पदार्थ सड़े गले पदार्थों से लेते हो, वो सैप्रोफाइट या मृतोपजीवी है। जैसे कवक है, जीवाणु है, ये सब। दूसरा है सिम्बियोटिक, जब दो जीव एक दूसरे से सहजीवन के रूप में निवास करते, जैसे कवक और शैवाल दोनों मिलकर के सजीवन के रूप में रह सकते हैं। लाइकेन इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। कीटभक्षी पौधे, यानी कीटभक्षी जो होते हैं वो अब दलदली जगहों पर ये उगते हैं, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये विशेष प्रकार का इनके अंगक बने होते हैं, जो कीट को पकड़ते उनके कब्जे में आ जाते हैं और उससे वो नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ड्रॉसेरा है, नेफेंथीस है, और क्या नाम से क्यूटिकुलेरिया है। इस तरह से इसमें इसके उदाहरण है। अब आता है आपका नेक्स्ट जंतुओं में, तो पौधों का था। तो जंतु ठोस पदार्थों को चबा करके खाते हैं या निगल जाते हैं, तो इनको हम समपोषी या अंतर्ग्राही बोलते हैं। समपोषी में होलोजोइक, होलोफाइटिक अगर कहें तो पौधों की तरह से, जंतु संपोषी कहें तो संपोषी या जंतु संपोषी, यानी होलोजोइक या इंगिशन अंतर्ग्राही पोषण कहलाता है। तो इनमें एक कई तरह के होते हैं। हर्बीवोरस मालूम है आपको, शाकाहारी, कार्निवोरस मांसाहारी, ओमनिवोरस सर्वाहारी। पैरासाइट परजीवी, परजीवी 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे परजीवी जो किसी भी पोषक के बाह्य सतह पर उगते हों, बाह्य सतह पर रहते हों और वहीं से अपना भोज्य पदार्थ लेते हों, उनको इक्टोपैरासाइट या बाह्य परजीवी कही जाती है। और इनका उदाहरण है जूं और खटमल। इंडोपैरासाइट क्या है, जो पोषक के शरीर के अंतः परजीवी, यानी अंतः परजीवी, यानी पोषक के शरीर के अंदर से निवास करते हो। जैसे एस्केरिस है, मनुष्य के इंटेस्टाइन में निवास करता है। लीवर फ्लूक, जिसे फैसियोला हेपेटिका कहते हैं, जानवरों के जो भैंस का ये सब है, इनके लीवर में भी पाया जाता है। कभी कभी मनुष्यों के लीवर में भी पाया जा सकता है। टेपवर्म, इसको फीता कृमि कहते हैं, ये भी मनुष्यों के शरीर में पाया जाता है, जो उनसे अपना भोज्य पदार्थ लेता है। जब
जीव अपने शरीर से एंजाइम का स्राव करता है, उस स्राव करके किसी ठोस खाद्य पदार्थों को घुलनशील बना देता है और उसका अवशोषण करता है। तो इस प्रकार के पोषण को हम क्या बोलते हैं? अवशोषी पोषण या अब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जीवन शैली, नेक्स्ट इसका लक्षण, किस लक्षण के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया? नेक्स्ट है जीवन शैली। तो जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, जीवन शैली या रहन सहन के आधार पर जुझारुओं को बांटा गया है। इसमें एक उत्पादक हो गया, वो पौधा है, सभी जानते हैं अपना भोजन स्वयं बनाता है। दूसरा जो उसके ऊपर निर्भर हो, तो उसे क्या बोलेंगे? उपभोक्ता बोलेंगे, कंज्यूमर बोलेंगे वहाँ पर। तो कंज्यूमर कई तरह के हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। देखिए ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और ये टर्सरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर द्वितीय उपभोक्ता, टर्सरी कंज्यूमर तृतीय उपभोक्ता। प्राइमरी एक साथ 9 या 10 में है, इसको पढ़ा होगा आप लोगों ने। भेड़, बकरी, गाय, हिरन प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। मोर, सांप, लोमड़ी सेकेंडरी कंज्यूमर। चीता, बाघ, शेर, बाज ये सब टर्सरी कंज्यूमर हो गया यहाँ पर। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर उत्पादक पेड़ पौधा खाएंगे, इनको कौन खाएगा? इनमें से या तो सेकेंडरी कंज्यूमर खा जाएंगे कोई, या टर्सरी कंज्यूमर खा जाएंगे। जैसे बाघ है, चीता है, हिरन खा जाएगा, गाय बैल भैंस बकरी को भी खा सकता है। इस तरह से ये चलता है। और चौथा है डिकम्पोजर्स, अवघटक। अवघटक क्या है? जब ये जो जितने भी हैं पौधे हों या जंतु हों, जब इनकी मृत्यु हो जाती है, समाप्त हो जाते हैं, तब मृतोपजीवी जो होते हैं इनके शरीर से अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं और जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है उसे सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं, और बाकी जो बचता है वो सब ज़मीन में या जहाँ से भी इनका निवास होता है उसी में मिल जाते हैं। ज़मीन में ही कह लीजिए, कवक, जीवाणु आदि, ये सब इसके एग्जाम। अब नेक्स्ट है जाति वृत्तीय संबंध, फिलोजेनिक रिलेशनशिप। ये इसे किसे कहते हैं? ये क्या होता है? तो जीवन के विभिन्न जातियों, देखिए जीवन के विभिन्न जातियों, संघों और जगत के विकास क्रम के अध्ययन से इन जीवों के विकासीय संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। इस संबंध को जाति वृत्तीय संबंध कहते हैं। जाति वृत्तीय संबंधों का प्रमाण कहाँ से मिलता है? वहाँ जीवाश्मों से प्राप्त होता है। लेकिन जो बैकबोन लेस एनिमल है, यानी जिसमें कशेरुकी नहीं पाई जाती है, मेरुदंड नहीं पाई जा रही है, वो और जो निम्न श्रेणी के पौधे हैं जैसे शैवाल इत्यादि, ये जीवाश्म, इनके जीवाश्म नहीं मिलते हैं। ये मिलते होंगे, बहुत रेयर मिलते होंगे, मिलते नहीं हैं। अब आता है आगे आर.एच. विटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम सिस्टम की स्थापना की थी। तो आर.एच. विटेकर द्वारा दिए गए 5 जगत प्रणाली के लक्षणों पर आधारित रूपरेखा इस तरह से है। उन्होंने क्या हुआ, जीव जगत को लिया और कोश की संरचना की जटिलता के आधार पर उसको 2 भाग में डिवाइड किया। कौन कौन सा? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ मैं। आप लोग इससे पहले भी 10th में या 9th में भी पढ़ चुके हैं। इसको आप लोग अच्छे से फिर से देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक को क्या बोलते हैं? उन्होंने जो जितने प्रोकैरियोटिक सेल थे उसको किस में रखा? मोनेरा में रखा। अब यूकैरियोटिक कोशिका का शारीरिक संगठन की जटिलता देखा उन्होंने, फिर 2 भाग में बांटा, ये एक कोश की और एक बहुकोश की। एक कोश की जो यूकैरियोटिक कोशिका थे उसको प्रोटिस्टा में रखा। जो बहुकोश की मल्टीसेलुलर, उनमें देखा पोषण विधियाँ देखा। तो पोषण विधियाँ इनमें अलग अलग दिखी, उनको 2 भागों में बांटा। पहला स्वपोषी और दूसरा परपोषी। स्वपोषी में सारे पौधे आ गए, जो पौधे थे सब आ गए, उसको प्लांटी के अंतर्गत रखा। और परपोषी में देखा तो उनमें भोजन ग्रहण करने की 2 विधियाँ दिखाई दी उनको, तो उसको 2 भागों में बांटा गया, एक अवशोषण विधि से और एक अंतर्ग्रहण विधि से। जो अवशोषण था उसके अंतर्गत फंजाई यानी कवक आए,
और अंतःकरण जो था उसमें एनिमैलिया या जंतु है। तो इस तरह से देखा जाए, देखिए किस तरह से इसको अगर हम और डिटेल और क्लियर कट करके देखें, इसमें आपको ये मिलेगा, ये जगत मोनेरा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, जगत प्रोटिस्टा, जगत कवक, किंगडम फंजाई, जगत प्लांटी, जगत एनिमैलिया, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमैलिया। अब हम इसमें देखें, ये यूनिसेलुलर सेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाएगा वो अविकसित इंसिपिएंट टाइप का न्यूक्लियस होगा। प्रोटिस्टा में ये यूनिसेलुलर और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, एक कोशिकीय और सुविकसित केंद्रक इसमें पाया जाता है, ये यूकैरियोटिक के अंतर्गत आएगा। कवक में सेल वाल तो उपस्थित होता है। अब सेल वाल का देखिए उपस्थित होना पौधों का बहुत बड़ा लक्षण है, कोशिका सेल वाल पाया जाए, लेकिन कवक को अलग रखा गया है, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। यहाँ इन्होंने रखा WH व्हिटेकर ने। तो सेल वाल जो प्रेजेंट है होता है वो काइटिन का बना होता है। कवक का सेल वाल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कवक का सेल वाल किस पदार्थ का बना होता है। हेट्रोटॉपिक होता है, स्वपोषी या ऑटोटॉपिक होता नहीं है। क्लोरोफिल पाया नहीं जाएगा इसमें, तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, नो फोटोसिंथेसिस। मल्टी सेलुलर होता है, बहुकोशिकीय होता है। किंगडम प्लांटी या जगत प्लांटी में देखिए इसका सेल वाल सेलुलोज का बना होता है। कवक को छोड़कर और जितने भी प्लांट होंगे उसमें उसका सेल वाल किसका बना होगा? सेलुलोज का। क्लोरोफिल पाया जाएगा, फोटोसिंथेसिस होगा इसमें, स्वपोषी होंगे, बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर। एनिमैलिया में मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं, कोई सेल वाल नहीं पाया जाएगा, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, विषमपोषी होते हैं, दूसरे ऊपर अपना भोज्य पदार्थ इनका निर्भर होता है। तो ये था, ये 5 किंगडम सिस्टम के बारे में था इनका। अब 5 जगत पद्धति की इनकी विशेषता क्या थी? पहला विशेषता ये है कि प्रोकैरियोटिक को जगत मोनेरा में रखा। प्रोकैरियोटिक संरचना जनन आदि यूकैरियोट से अलग है। सही बात है, ये बात अच्छी बात है, इसमें उन्होंने रखा था। इसमें इसका रिप्रोडक्शन, इसमें रिप्रोडक्शन में डिफरेंस है। एक कोश की यूकैरियोट को बहुकोश की यूकैरियोट से अलग कर प्रोटिस्टा जगत में स्थान दिया। यानी जो यूकैरियोट थे, जैसे हमने बताया ना, प्रोटिस्टा को अलग कर दिया और सबको अलग कर दिया था, उसी तरह से एक कोश की यूकैरियोट को अलग, बहुकोश की यूकैरियोट को अलग करके प्रोटिस्टा जगत में स्थान दिया। विषमपोषी होने के कारण कवक को पौधों से अलग कवक जगत में रखा। अब ये कवक भी विषमपोषी था, तो इसको एक अलग जगत में रखा। यहाँ पर ये पौधे अर्थात प्रकाश संश्लेषी जीव को अलग तथा अप्रकाशी जंतु अप्रकाश संश्लेषी जंतु प्रकाश संश्लेषी को अलग रखा। यानी भाई पौधों को प्लांटी अलग रखा, जब प्रकाश संश्लेषण होता है, जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, तो उससे हम क्या बोलेंगे? अप्रकाश संश्लेषी बोलेंगे ना, तो उसको अलग रखा, यानी किंगडम एनिमैलिया में रखा। तो ये इनकी विशेषताएं थी। अब इनकी कमियां क्या थी 5 जगत पद्धति की? 5 जगत पद्धति की कमियां ये थी कि यह पद्धति सभी जीवों में जाति वृत्ति संबंध नहीं दर्शाती, पहला कमी। दूसरा कमी है कि शैवाल जो है को 3 अलग अलग जगतों में रखा है, 3 अलग अलग किंगडम में रखा है। कौन कौन सा? जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीलहरी शैवाल क्या है? ये है नीलहरी शैवाल प्रोकैरियोट, इसको मोनेरा में रख दिया। एक कोश की शैवाल को प्रोटिस्टा में रख दिया, बहुकोश की शैवाल को प्लांटी में रख दिया। तो ये एक कमियां रही है इनकी यहाँ पर। अब मोनेरा और प्रोटिस्टा में भित्तियुक्त और भित्तिविहीन प्रकाश संश्लेषी व अप्रकाश संश्लेषी जीवधारी आते हैं। तो मोनेरा में दोनों प्रकाश संश्लेषी अप्रकाश संश्लेषी ये दोनों आते हैं। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ये गड़बड़ है कि इनके जो कैरेक्टर हैं, एक यूँ कह लीजिए दोनों में
दोनों जगत में अलग कुछ मिल रहे हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ईस्ट क्या है, ईस्ट भी एक कवक है, ये एक कोश की है, और कवक बहु कोश की होते हैं, लेकिन इस ईस्ट है कवक होने के नाते केवल कवक किंगडम पंजाई में ही इसे शामिल किया गया है, जबकि एक कोश के लिए प्रतिष्ठा बना है, इसको प्रतिष्ठा में नहीं डाला गया है, क्योंकि इसका कुछ लक्षण कवक से मिलता जुलता था, लेकिन एक कोश की था। ये इसकी कमियां हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये था 5 किंगडम सिस्टम। इसमें आप लोग, इसमें हर तरह की जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ, ये सभी क्वेश्चन इस तरह से इसमें पूछे जाते हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। अच्छा, अब आता है 6 जगत पद्धति, 6 किंगडम सिस्टम। अच्छा, इस पद्धति को किसने दिया था? ग्रे एंड डोलिटिल ने दिया था, 1982 में प्रस्तुत किया था। यह जीन सीक्वेंस पर आधारित वर्गीकरण है। एक क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, एक तो साइंटिस्ट का नाम पूछा जाएगा, ये 6 किंगडम सिस्टम या 6 जगत पद्धति किसने दिया था, और दूसरा कि उस जगत पद्धति या वो उस किंगडम सिस्टम का नाम लिखिए, या उस किंगडम सिस्टम के वर्गीकरण का नाम लिखिए जो जीन सीक्वेंस पर आधारित है। तो ये 6 किंगडम सिस्टम होगा। उन्होंने किंगडम मोनेरा को 2 भागों में बांटा था। अच्छा देखो यहाँ पर 5 किंगडम सिस्टम में उन्होंने देखा मोनेरा को कोई डिवीज़न तो हुआ नहीं है, लेकिन जब ये ग्रे और डोलिटिल जब आए तो मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांट दिया। यहाँ पर यही इन्होंने बढ़ा दिया, तो 6 हो गया। यहाँ पर वो कैसे, देखिए यहाँ पर ये हमने एक वृक्ष टाइप का बनाया है। देखिए प्रोटिस्टा किंगडम पहले था, 5 किंगडम सिस्टम आप लोग पढ़ चुके हैं, प्लांटी, एनिमलिया, फंजाई। अब आता है मोनेरा। मोनेरा को 2 भाग में डिवाइड कर दिया था, एक यू बैक्टीरिया और एक आर्की बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है, और आर्की बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है। यहाँ पर तो ये दो मोनेरा को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, एंड देन it becomes 6 kingdom system, and 1 eubacteria, 2 archaebacteria, 3 protista, 4 plantae, 5th animalia, and 6 fungi. Then this is the 6 kingdom system. And then अब इसके बाद आता है आपका डोमेन पद्धति। ये डोमेन सिस्टम, ये भी पूछा जाता है अक्सर। डोमेन सिस्टम किसने दिया था? कार्ल बुर्ज ने दिया था। इसमें कोशिकाएं, ये ज़्यादा जानते हैं, कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, ये 3 प्रकार की होती है। कौन से कैसे? यूकैरियोटिक और 2 प्रकार की प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं। यूकैरियोटिक तो है ठीक, 2 प्रकार की प्रोकैरियोटिक कौन कौन सी? एक यूकैरिया एंड दूसरा आर्किया। यूकैरिया, आर्किया। यूकैरिया यानी यू बैक्टीरिया, आर्किया मानी आर्की बैक्टीरिया। यानी कार्ल बुर्ज ने एक नए वर्गक डोमेन का प्रस्ताव रखा। डोमेन किसे कहते हैं? तो वर्गीकरण में जगत या किंगडम से ऊपर एक अलग वर्ग की श्रेणी बनाई, जिसे डोमेन कहा गया। यानी किंगडम से भी के ऊपर एक अलग वर्ग की श्रेणी बनाई गई है, उसके ऊपर उसको डोमेन कहा गया। तो जीव जगत के 3 डोमेन, 3 डोमेन्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड, या जीवन के 3 डोमेन के नाम से भी जाना जाता है। तो जीव जगत के 3 डोमेन, इसको जीवन वृक्ष, द ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं। इसमें डोमेन 1 ये डोमेन है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे दिखाया गया है। डोमेन फर्स्ट बैक्टीरिया है, जो यू बैक्टीरिया इसके अंतर्गत है। डोमेन सेकेंड आर्की बैक्टीरिया, वो आर्किया, जो आर्की बैक्टीरिया इसके अंतर्गत आता है। और जो डोमेन थर्ड है, उसके अंदर सभी यूकैरियोट आते हैं। प्रोटिस्टा आएगा, प्लांटी आएगा, एनिमलिया आएगा, फंजाई आएगा। तो ये डोमेन 3 डोमेन थे जो कार्ल बुर्ज ने इसको दिया था। ये भी इस पर शॉर्ट नोट आता है अक्सर लिखने को, इस पर ध्यान दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीक में
डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच।